क्या आपको पता है कि एक ऐसी क्रांति जिसने एक सम्राट की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंका और पूरी दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया, वो आखिर क्यों और कैसे हुई? A very pleasant and hearty welcome to everyone. Let's discuss the Russian Revolution. सन 1917 की रूस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसके परिणामस्वरूप रूस से जार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ तथा रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना हुई। ये क्रांति दो भागों में हुई थी, मार्च 1917 में तथा अक्टूबर 1917 में। पहली क्रांति के फलस्वरूप सम्राट को पदत्याग के लिए विवश होना पड़ा तथा एक अस्थायी सरकार बनी। अक्टूबर की क्रांति के फलस्वरूप अस्थायी सरकार को हटाकर बोल्शेविक सरकार, कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की गई। 1917 की रूसी क्रांति 20वीं सदी के विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रही। 1789 में फ्रांस की राज्यक्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना का प्रचार कर यूरोप के जनजीवन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। रूसी क्रांति की व्यापकता अब तक की सभी राजनीतिक घटनाओं की तुलना में बहुत विस्तृत थी। इसने केवल निरंकुश, एकतंत्री, स्वेच्छाचारी, ज़ारशाही शासन का ही अंत नहीं किया, बल्कि कुलीन जमींदारों, सामंतों, पूंजीपतियों आदि की आर्थिक और सामाजिक सत्ता को समाप्त करते हुए विश्व में मजदूरों और किसानों की प्रथम सत्ता स्थापित की। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा को मूर्त रूप पहली बार रूसी क्रांति ने प्रदान किया। इस क्रांति ने समाजवादी व्यवस्था को स्थापित कर स्वयं को इस व्यवस्था के जनक के रूप में स्थापित किया। यह विचारधारा 1917 के पश्चात इतनी शक्तिशाली हो गई कि 1950 तक लगभग आधा विश्व इसके अंतर्गत आ चुका था। क्रांति के बाद का विश्व इतिहास कुछ इस तरीके से गतिशील हुआ कि या तो वह इसके प्रसार के पक्ष में था अथवा इसके प्रसार के विरुद्ध। रूसी क्रांति का जनक लेनिन को कहा जाता है, जिन्होंने रूस की क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूस की क्रांति का महत्व न केवल यूरोप के इतिहास में वरन विश्व के इतिहास में है। जिस प्रकार 18वीं शताब्दी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना फ्रांस की राज्य क्रांति है, उसी प्रकार 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटना रूस की 1917 की बोल्शेविक क्रांति थी। रूस में सामाजिक समानता का नितांत अभाव था। इस समय रूस का समस्त समाज 3 विभिन्न श्रेणियों में विभक्त था, जिनमें आपस में किसी भी प्रकार की सद्भावना विद्यमान नहीं थी। वे एक दूसरे को अपने से पूर्णतया भिन्न और पृथक समझती थीं। 1. प्रथम श्रेणी में कुलीन वर्ग आता था। इसको राज्य की ओर से बहुत अधिकार प्राप्त थे। 2. द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत उच्च मध्यम वर्ग आता था, जिसमें व्यापारी, छोटे जमींदार, पूंजीपति सम्मिलित थे। 3. तृतीय श्रेणी के अंतर्गत कृषक, अर्धदास कृषक तथा श्रमिक सम्मिलित थे। इसके साथ राज्य तथा अन्य वर्गों का व्यवहार बहुत ही अमानुषिक था। जार निकोलस पूर्ण निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी शासक था। ये जनता को किसी प्रकार का अधिकार प्रदान करने के पक्ष में नहीं था। अब हम बात करेंगे 1917 की रूसी क्रांति के कारणों की। औद्योगिक क्रांति और उसके परिणाम। अन्य देशों के समान रूस में भी औद्योगिक क्रांति हुई। यद्यपि यहाँ पर क्रांति अन्य देशों की अपेक्षा काफी समय के उपरांत हुई, किंतु इसके होने पर रूस में बहुत से कारखानों की स्थापना हो गई थी। इस प्रकार रूस का औद्योगिकरण होना आरंभ हुआ। इसमें काम करने के कारण लाखों की संख्या में मजदूर देहातों और गांवों से अपने घर परिवार को छोड़कर उन नगरों तथा शहरों में निवास करने लगे, जिनमें कल कारखानों की स्थापना हुई थी। नगरों और शहरों में निवास करने के कारण अब वे पहले के समान सीधे सादे नहीं रह गए थे। नगरों में रहने से उनमें न केवल चलता पुर्जापन ही आ गया था, अपितु ये राजनीतिक मामलों में भी रुचि लेने लगे थे। इनको अपने राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारों का भी ध्यान हुआ। इन्होंने अपने क्लबों का निर्माण किया, जहां ये सब प्रकार के मामलों पर विचार करते थे और आपस में वाद विवाद करते थे। इनको यहां रहकर नवीन विचारधाराओं तथा प्रवृत्तियों का भी ज्ञान हुआ। इन्होंने श्रमिक संगठनों की स्थापना भी करनी आरंभ की। 1905 की क्रांति। रूस में 1905 में एक क्रांति हुई थी, जिसके द्वारा रूस में वैधानिक राजतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया गया था, किंतु पारस्परिक झगड़ों के कारण ये क्रांति सफल नहीं हो सकी और शासन पर पुनः जार का आधिपत्य स्थापित हो गया। इस क्रांति का स्पष्ट परिणाम ये हुआ कि उसने रूस की साधारण जनता को राजनीतिक अधिकारों का परिचय करा दिया था। उनको ज्ञात हो गया कि मत वोट का क्या अर्थ है। ड्यूमा या दूसरे शब्दों में पार्लियामेंट के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाना चाहिए। सरकार को लोकमत के अनुसार अपनी नीति का निर्धारण कर जनहित के कार्यों को करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। अपने राजनीतिक अधिकारों से परिचित हो जाने के कारण रूस की जनता समझ गई कि रूस में भी पूर्णतया लोकतंत्र शासन की स्थापना होनी चाहिए, जहां साधारण जनता के हाथ में शासन सत्ता हो। पश्चिमी यूरोप का प्रभाव। पश्चिमी यूरोप के लोकतंत्र राज्यों का प्रभाव भी रूस पर पड़ा। यद्यपि रूस के सम्राटों ने पाश्चात्य प्रगतिशील विचारों का रूस में प्रचार रोकने के लिए विशेष रूप से प्रयत्न किया, किंतु विचारों का रोकना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि विचार हवा के समान होते हैं।
प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी और उसके साथियों के विरुद्ध जो प्रचार कार्य मित्र राष्ट्रों की ओर से किया जा रहा था, उसमें मुख्यतः यही कहा जाता था कि वे लोकतंत्र शासन, जनता की स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के आधार पर नवीन राष्ट्रों का निर्माण करने के अभिप्राय से युद्ध कर रहे हैं। रूस मित्र राष्ट्रों के अंतर्गत था, अतः वहां की जनता पर भी इस प्रचार का बहुत असर पड़ा। मध्यम वर्ग के विचारों में परिवर्तन। रूसी में मध्य श्रेणी के व्यक्तियों में शिक्षा का प्रचार हो गया था। जिस प्रकार फ्रांस की क्रांति का श्रेय फ्रांस के दार्शनिक, शिक्षित वर्ग आदि को प्राप्त है, उसी प्रकार रूस में भी क्रांति का वेग इसी श्रेणी के लोगों ने तीव्र किया। वे लोग नई नई पुस्तकों का अध्ययन करते थे। पश्चिमी यूरोप के विचारों की लिखी हुई पुस्तकें रूसी भाषा में अनुदित हुई थीं। अनेक एशियन लेखकों ने भी अपने ग्रंथों द्वारा नए तथा प्रगतिशील विचारों का प्रतिपादन किया। शिक्षित वर्ग पर उन नए विचारों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। विशेषतः नवयुवक विद्यार्थी नए विचारों का अध्ययन कर यह भलीभांति समझने लगे थे कि उनका देश उन्नति की दौड़ में बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसका प्रमुख कारण जार की निरंकुशता है। उनके हृदय में ये भावना जागृत हुई कि उनका कर्तव्य है कि वे अपने देश को उन्नत करने के लिए घोर प्रयत्न करें। महायुद्ध का प्रभाव। महायुद्ध में रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से सम्मिलित हुआ। उनकी विशाल सेना ने युद्ध के आरंभ में बड़ी क्षमता तथा योग्यता का प्रदर्शन किया, परंतु 2 वर्ष तक निरंतर युद्ध करते हुए उसमें शिथिलता के चिन्ह स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगे। रूस की सेना बहादुर अवश्य थी, किंतु उसमें देशभक्ति और राष्ट्रीयता की वे भावनाएं विद्यमान नहीं थी, जो अपूर्व त्याग और मर मिटने के लिए प्रेरणा प्रदान करती हैं। रूस की सेनाएं संख्या की पूर्ति के लिए भर्ती की गई थीं। उनमें वीर सैनिकों की परंपरा अवश्य थी, पर उनके सम्मुख कोई आदर्श विशेष नहीं था। यही दशा रूस की नौकरशाही की थी। रूस के कर्मचारी यह नहीं समझते थे कि वे देश की उन्नति और राष्ट्र सेवा के लिए नियुक्त किए गए हैं। उनका आदर्श था सम्राट को प्रसन्न कर उच्च पदों पर आसीन होना। जब विश्वयुद्ध लंबा होता गया और 2 वर्ष की लड़ाई के उपरांत भी विजय के कोई चिन्ह प्रकट नहीं हुए, तो रूस की सेना और नौकरशाही घबरा उठी। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि रूस में पहले से ही अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर चुका था। गरीब लोगों के लिए गुजर कर सकना असंभव हो गया था। सेना द्वारा जनता पर गोली चलाने से इनकार। अंत में 7 मार्च 1917 को जनता की दशा बहुत ही शोचनीय हो गई थी। उसके पास न पहनने को कपड़ा था और न खाने को अनाज था। वह भूख और कपड़े से व्याकुल हो चुकी थी। परेशान होकर भूखे और ठंड से ठिठुरते हुए गरीब और मजबूरों ने 7 मार्च के दिन पेट्रोग्रेड की सड़कों पर घूमना आरंभ किया। रोटी की दुकानों पर ताजी और गर्म रोटियों के ढेर लगे पड़े थे। भूखी जनता का मन ताजी और गर्म चाय व रोटियों को देखकर ललचा गया और वह अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख सकी। उन्होंने बाजार में लूटमार करनी आरंभ कर दी। सरकार ने सेना को उन पर गोली चलाने का आदेश दिया कि वह गोली चलाकर लूटमार करने वालों को तितर बितर कर दे, किंतु सैनिकों ने गोली चलाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उनको जनता से सहानुभूति थी। उनमें भी क्रांति की भावना प्रवेश कर चुकी थी। जब मजदूरों ने ये देखा कि सैनिक उन पर गोली चलाने को तैयार नहीं है, तो उनका साहस बहुत बढ़ गया। अतः अब क्रांति अवश्यंभावी हो गई थी। जार का शासन त्यागना। दूसरी ओर ड्यूमा ने विसर्जित होने से मना कर दिया। उसका पेट्रोग्रेड सोवियत के समझौता हो गया, जिसके आधार पर 14 मार्च 1917 को उदारवादी नेता जॉर्ज स्लाव की अध्यक्षता में एक सामाजिक सरकार की स्थापना की गई। उसने 14 मार्च को जार से शासन का परित्याग करने की मांग की। परिस्थिति से बाध्य होकर उसने उनकी मांग को स्वीकार कर शासन से त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार रूस में जारशाही का अंत हुआ। क्रांति में मजदूरों को सफलता प्राप्त हुई, किंतु उन्होंने शासन की बागडोर को अपने हाथ में रखना उचित न समझ समस्त शक्ति मध्य वर्ग के हाथ में सौंप दी।